दोस्तों, मार्केट में आज जो धमाका हुआ है उसका इम्पैक्ट सीधा आपके पोर्टफोलियो पर पड़ेगा। अभी अगर आपने ये अपडेट मिस की तो बाद में सिर्फ रिग्रेट होगा। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट रिटेलर अमित। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट की कोई भी बड़ी अपडेट, न्यूज या ब्रेकिंग एनालिसिस आप मिस ना करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नमस्कार। सोचिए, एक सेक्टर जो आसमान छू रहा था वो अचानक से जमीन पर आ गिरा, और हम बात कर रहे हैं इंडियन केमिकल सेक्टर की। यहाँ तो बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो गए। तो आज चलिए समझते हैं इस ग्रेट इंडियन केमिकल क्रैश के पीछे की पूरी कहानी। तो सवाल सीधा है, क्या ये कोई बड़ा घोटाला था या फिर ये मार्केट की कुछ ऐसी ताकतें थीं जिसने पूरे के पूरे सेक्टर को ही घुटनों पर ला दिया? चलिए इसकी पड़ताल करते हैं। सबसे पहले जरा नुकसान का अंदाजा लगाइए। मार्केट का एक बहुत बड़ा नाम दीपक नाइट्राइट अपने पीक से 40% नीचे। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, ये एक क्रैश है। और रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। आरती इंडस्ट्रीज को देखिए, 55% की भारी गिरावट, मतलब इन्वेस्टर्स का आधा से ज्यादा पैसा स्वाहा। लिस्ट तो वेल और भी लंबी है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक 60% का जबरदस्त नुकसान, सोचिए जरा। और देखिए, जब एसआरएफ लिमिटेड जैसा मार्केट लीडर 30% तक टूट जाए तो ये समझ लीजिए कि ये किसी एक दो कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो पूरे जंगल में आग लगने जैसी बात हो गई। तो यहीं हमें हमारा पहला सुराग मिलता है। प्रॉब्लम किसी एक कंपनी में नहीं बल्कि पूरे के पूरे सेक्टर में है। तो सवाल ये है कि ये पैटर्न हमें आखिर बता क्या रहा है? दीपक नाइट्राइट, आरती इंडस्ट्रीज, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, एसआरएफ, नाम अलग अलग हैं पर इनकी कहानी एकदम एक जैसी है। आप देखिए इन सब के चार्ट्स एक ही साथ एक ही टाइम पर कैसे नीचे गिरे हैं। और देखिए, जब सब एक साथ गिरते हैं ना तो इसका मतलब साफ होता है कि जो विलन है वो कंपनी के अंदर नहीं, कहीं बाहर है। इसे कहते हैं एक्सटर्नल शॉक। तो आखिर ये बाहरी ताकतें थी कौन? किसने इस सेक्टर पर ऐसा हमला किया? तो हमारा पहला संदिग्ध कैपेसिटी ग्लट। अब ये है क्या? बहुत सिंपल भाषा में, बाजार में माल इतना ज्यादा बना दिया गया है कि उसे खरीदने वाला ही कोई नहीं बचा। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? तो कहानी शुरू होती है कोविड के ठीक बाद। उस वक्त लोन्स बहुत सस्ते थे और कंपनियों को लगा कि भविष्य बहुत सुनहरा है, तो सब ने मिलकर जबरदस्त कैपेक्स किया, मतलब धड़ाधड़ नई नई फैक्ट्रियां लगा दी। सबको उम्मीद थी कि दुनिया भर से डिमांड की सुनामी आने वाली है, पर आया क्या? कुछ नहीं, एकदम सन्नाटा। और नतीजा, बाजार में माल का पहाड़ तो खड़ा हो गया पर खरीदार गायब। और ये डिमांड में कोई हल्की फुल्की कमी नहीं थी। आप सोचिए, नॉर्थ अमेरिका जैसे बड़े मार्केट से जो ग्रोथ 20% पर चल रही थी वो अचानक से गिरकर सिर्फ 2% पर आ गई। मतलब ये डिमांड का जो कोलैप्स था वो एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। तो एक तरफ तो ये कैपेसिटी की प्रॉब्लम थी ही, और फिर सीन में एंट्री होती है असली विलन की, चाइना का प्राइस वॉर। और इसने तो सिर्फ आग में घी नहीं डाला, इसने तो समझिए एक तरह से परमाणु बम ही फोड़ दिया। अच्छा, इसे समझने के लिए एक टर्म जानना जरूरी है, इकोनॉमिक डंपिंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बहुत सीधा है, मैं अपना माल अपनी लागत से भी कम कीमत पर बेचूंगा, भले ही मुझे घाटा हो, लेकिन मैं तुम्हारे मार्केट को खत्म कर दूंगा। और चीन, वेल, इस खेल का पुराना खिलाड़ी है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक इंडियन कंपनी अपना प्रोडक्ट $100 में बेचकर ठीक ठाक प्रॉफिट कमा रही है, और तभी चीन मार्केट में आता है और वही सेम प्रोडक्ट $50 में बेचना शुरू कर देता है। अब बताइए कोई मुकाबला कैसे करेगा? ये एक ऐसा प्राइस वॉर था जिसमें जीतना लगभग नामुमकिन था। और इसका असर इंडिया से लेकर जर्मनी तक हर मार्केट में हाहाकार मच गया। कंपनियों को मजबूरी में अपने दाम गिराने पड़े और उनके जो प्रॉफिट मार्जिन थे वो तो समझिए भाप बनकर उड़ गए। हाँ, सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई, पर जब तक ये बचाव आया ना तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो एक तरफ ओवर सप्लाई, दूसरी तरफ चाइना का प्राइस वॉर। कहते हैं ना, मुसीबतें कभी अकेले नहीं आती। बस इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा परफेक्ट स्टॉर्म तैयार कर दिया जो सब कुछ बहा ले जाने वाला था। और फिर तो बस एक के बाद एक झटके लगते गए। रूस यूक्रेन वॉर की वजह से क्रूड ऑयल के दाम आसमान पर पहुंच गए। सरकार के बजट से भी कोई राहत नहीं मिली। उधर यूरोप से सिग्नल आने लगे कि डिमांड कमजोर है। और सबसे बड़ी बात, स्टॉक के दाम तो आसमान छू रहे थे, लेकिन कंपनियों की असली कमाई जमीन पर आ चुकी थी। मतलब ये एक ऐसा बबल था जिसे फटना ही था। तो इन सारे सुरागों और सबूतों को एक साथ रखने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? नतीजा बिल्कुल साफ है, ये कोई स्कैम या घोटाला नहीं था।
ये एक क्लासिक बिजनेस साइकिल का डाउन टर्न था, मतलब एक बुरा दौर था। और इसे बनाने के पीछे 3 बड़ी वजहें थीं: ओवर सप्लाई, चाइना का प्राइस वॉर और बिगड़ती हुई ग्लोबल इकोनॉमी। तो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या? क्या ये सेक्टर इस मुश्किल दौर से बाहर निकल पाएगा? और अगर हाँ, तो इसकी रिकवरी का रास्ता क्या है? देखिए, इस सेक्टर की वापसी के लिए ना सिर्फ एक चीज की जरूरत है, एक ऐसी चाबी जो इस पूरे खेल को पलट सकती है। और वो चाबी है डिमांड। जी हाँ, डिमांड। जब तक देश और दुनिया में केमिकल्स की मांग जोरदार तरीके से वापस नहीं आती, तब तक असली रिकवरी बस एक सपना ही रहेगी। क्योंकि देखिए, फैक्ट्रियां तैयार हैं, माल भी तैयार है, बस खरीदने वाले ही नहीं हैं। और आखिर में एक सवाल आपके लिए। आज पूरी दुनिया चाइना +1 स्ट्रैटेजी पे काम कर रही है। मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां चीन के अलावा दूसरे देशों में भी मौके तलाश रही हैं। तो क्या ये संकट भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका बन सकता है? क्या एक जबरदस्त डोमेस्टिक बूम इंडियन केमिकल स्टोरी का अगला चैप्टर लिखेगा? इस पर सोचिएगा जरूर। This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the use